आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? मेरी आवाज पहुंच रही है क्या आप लोगों तक? जो भी लोग इसको लाइव सुन रहे हैं वो बताएं कि अगर वो मुझे लाइव सुन पा रहे हैं, तो फिर मैं आगे अपनी चर्चा प्रारंभ करता हूँ। Am I visible and audible to all of you? Please let me know. Those who are watching me live, let me know that whether I am available with them or not. Accordingly, I can plan things. Is there anyone from this platform, Facebook Live, वक्तव्य मंच, कोई अगर उनकी तरफ से जुड़ा है तो वो थोड़ा सा कमेंट्स में बताएं। कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है, मेरी आवाज़ ठीक से पहुंच रही है, कोई ग्लिच तो नहीं है, ताकि मैं अपनी बात शुरू करूं। क्योंकि ऑलरेडी 6 मिनट हो चुके हैं, समय मुझे 6:30 का दिया गया था, तो मैं इंतज़ार कर रहा हूं। या तो कमेंट्स में कोई लिखे या फिर प्रथु, कोई तो दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। लाइव होना है कि नहीं होना है आज?
थैंक यू। मैं एक्चुअली इंतज़ार कर रहा था कि पता नहीं मैं दिख रहा हूँ या नहीं, तो इसीलिए मैं वेट कर रहा था। जी ठीक है, मुझे मैसेज मिल गया है व्हाट्सएप पर भी, मैं लाइव हूँ और दिख रहा हूँ। अभिमन्यु का मैसेज भी आ गया है, आप शुरू करिए। धन्यवाद अभिमन्यु, और धन्यवाद पृथु जी, मुझे अवसर देने के लिए कि मैं अपने गृह जनपद के लोगों से जुड़ सकूं, उन लोगों से जुड़ सकूं जिनके साथ मैं बड़ा हुआ हूं, जहां मैंने अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की है। तो ऐसे में आप लोगों के साथ जुड़कर थोड़ा ज़्यादा अच्छा अनुभव हो रहा है। मुझे ये थोड़ा सुविधा हो रही है देखने में कि मैं आप लोगों को दिख पा रहा हूँ या नहीं, क्योंकि आज थोड़ा बिजली की यहाँ पर दिक्कत है। तो अगर लाइव दिखने में कोई समस्या हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज, फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं लाइव में नीचे कमेंट बॉक्स में, जिससे कि पता लगता रहेगा। हमारी वीडियो कट रही है। हाँ अभिमन्यु, शायद इलेक्ट्रिसिटी का दिक्कत है, क्योंकि आज नेटवर्क इशू है और यहाँ बहुत तेज आंधी पानी की वजह से लाइट नहीं है। तो मैं किसी और जी अभी भी समस्या आ रही है या अभी ठीक हो गया है, जरा सा बताएं। आवाज लाउड एंड क्लियर, ठीक है। तो जब भी वीडियो फंस जाए तो सोच लीजिएगा कि मैं यहाँ पर हूँ। मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ, और मुझे जो विषय आज दिया गया है उस विषय का शीर्षक है वर्तमान वैश्विक चुनौती में भविष्य की शिक्षण पद्धति कैसी होगी। वास्तव में ये जो परिस्थिति हमारे सामने आई पिछले 3 महीनों में, इसने हमें ये जांचने का अवसर भी दिया कि हम लोग कहाँ पर हैं, किस स्थिति में हैं, कितना तैयार हैं, और क्या भविष्य में शिक्षा की दिशा और दशा इन परिस्थितियों के कारण बदलेगी क्या। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसीलिए आज मैंने जो विषय चुना है वो विषय है वर्तमान वैश्विक चुनौती में भविष्य की शिक्षण पद्धति। मैं अपनी बात हिंदी में रखूंगा, लेकिन पावर पॉइंट अंग्रेजी में रहेगा। तो आप लोग पावर पॉइंट पर उतना ध्यान मत दीजिएगा अगर आपको कोई असुविधा हो, क्योंकि मैं बात अपनी पूरी तरह से हिंदी में रखूंगा, क्योंकि कुछ व्यस्तताओं के कारण पूरा पावर पॉइंट हिंदी में नहीं बन सका। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आज का समय कैसा है शिक्षा की दृष्टि से हम देखें तो पहला परिवर्तन ये हुआ है कि 3 महीने पहले तक जब हम एजुकेशन में आईसीटी की बात कर रहे थे, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, तो वहां टेक्नोलॉजी एक सपोर्टिव रोल में थी। वहां टेक्नोलॉजी से हम मदद ले रहे थे। लेकिन इन 3 महीनों में हमने देखा कि टेक्नोलॉजी मोड ऑफ डिलीवरी हो गई। सारी कक्षाएं टेक्नोलॉजी के माध्यम से दी जाने लगी, सारी परीक्षाएं भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से लेने की बात हो रही है। तो हम टेक्नोलॉजी सपोर्टेड से टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड मोड की तरफ मुड़ गए, अगर हम एजुकेशन की बात करें तब। दूसरा, हमने ये देखा है कि जो डिजिटल पेनिट्रेशन है, अर्थात इंटरनेट की पहुंच है, मोबाइल का हर हाथ में पहुंचना है, ये आज के समय की वास्तविकता है। अभी मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था पिछले हफ्ते कि इस देश में लगभग 60 लाख से अधिक लोगों के हाथ में आज इंटरनेट और मोबाइल है। 666 लाख जो है 66 करोड़ 60 लाख जो है वो लगभग एक संख्या दी जाती है कि इतने लोगों के पास इंटरनेट और मोबाइल पहुंच चुका है।
तीसरा परिवर्तन एजुकेशन की फील्ड में ये आया कि अभी तक हम क्लासरूम एजुकेशन या जो फेस टू फेस हमारे विद्यालयों में शिक्षा दी जाती थी उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, या फिर ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग की तरह, जैसे मेरा विश्वविद्यालय है, देश में और अन्य बहुत सारे मुक्त विश्वविद्यालय हैं, तो ओपन एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से कुछ शिक्षा दी जा रही थी। लेकिन अचानक से एक और बड़ा परिवर्तन आया कि अब हम फुल्ली ऑनलाइन प्रोग्राम, जिसमें एडमिशन से लेके एग्जामिनेशन तक सब कुछ ऑनलाइन होगा, उसकी तरफ बढ़ चले। और मूक ने, जो कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज हैं, उन्होंने बहुत तेजी से अपनी जगह बनाई है। ये एक प्रेजेंट सिनेरियो। चौथा बड़ा परिवर्तन जो आज के समय में आया है वह ये है कि डीटीएच, डायरेक्ट टू होम टेलीविजन, वो एजुकेशन का एक बहुत बड़ा प्लेयर हो गया है, बहुत मेजर प्लेयर हो गया है। आप सब लोगों ने माननीय वित्त मंत्री महोदया की, जब वो अपने पैकेज की घोषणा कर रही थी 5 दिवस, तो 5वें दिन निश्चित तौर पर सुना होगा, उन्होंने प्रधानमंत्री ई विद्या योजना की बात की। और अगर उस प्रधानमंत्री ई विद्या योजना के डिटेल्स में आप जाएं तो बहुत जल्द देश में हायर एजुकेशन में तो पहले से था, 3 साल से था। मैं खुद एक चैनल देश में टीचर एजुकेशन के लिए देखता रहा हूँ, जुलाई 2016 से लेकर के और जून 2020 तक मैंने वो चैनल रन किया है 24 घंटे का। तो अभी स्कूल एजुकेशन में, विद्यालय शिक्षा में टेलीविजन के माध्यम से शिक्षा एक बड़ा परिवर्तन लाने जा रही है। यदि आप पीएम ई विद्या योजना को देखेंगे तो वहां उन्होंने घोषणा की है और उसकी तैयारी शुरू हो गई है। मुझे पता है क्योंकि मैं उस डीटीएच योजना से पिछले 4 सालों से लगातार केंद्रीय स्तर पर जुड़ा हूँ, इसलिए मैं अपने अनुभव और जो अपने आसपास देख रहा हूँ उसके आधार पर कह सकता हूँ कि बहुत जल्द, हो सकता है 1 अगस्त, ज़्यादा से ज़्यादा 15 अगस्त तक, देश में प्रत्येक कक्षा के लिए, कक्षा 1 के लिए, कक्षा 2 के लिए, कक्षा 3 के लिए, कक्षा 4 के लिए, कक्षा 5 के लिए, इस तरह कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों के लिए 12-24 घंटे के टेलीविजन चैनल जो कि निःशुल्क होंगे, मुफ्त होंगे, जो आपकी टीवी पर आएंगे। अगर आपने दूरदर्शन की डिश लगाई है या आपने दूसरी डिश टीवी जैसे आप अदर चैनल्स देखते हैं, वैसे ही ये चैनल फ्री टू एयर चैनल आपके लिए उपलब्ध होने जा रहे हैं। तो उसमें 2 घंटे से 4 घंटे तक का समय हम लोग लेंगे, जिसमें 2 से 4 घंटे का कंटेंट, विषय वस्तु प्रतिदिन उन चैनल पर आएगी। और यदि 4 घंटे की विषय वस्तु आएगी तो 4 घंटे की विषय वस्तु फिर अगले 24 घंटे में 6 बार रिपीट होगी। उसमें 1 या 2 घंटे का लाइव भी रहेगा, जिसमें यहाँ स्टूडियो में टीचर्स रहेंगे और एनसीईआरटी के स्टूडियो में और अन्य संस्थानों के स्टूडियो में, वहां से वो विद्यार्थियों के प्रश्नों का जवाब देंगे। तो जो स्कूली शिक्षा है, विद्यालयी शिक्षा है, कक्षा 1 से 12 तक की शिक्षा है, उसमें डायरेक्ट टू होम टेलीविजन एक बड़ा रोल प्ले करने जा रहा है। उसका सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि भले व्यक्ति इंटरनेट का रिचार्ज करा पाए या ना करा पाए, उसके पास डेटा हो या ना हो, लेकिन अगर उसके घर में, उसके आसपास, उसके विद्यालय में, उसके पड़ोसी के यहाँ कहीं भी टेलीविजन है, और टेलीविजन का पेनिट्रेशन मोबाइल से ज्यादा है, ये सब हम लोग मानते हैं। देश के लगभग 80% घरों में टेलीविजन है, ऐसा माना जाता है। तो टेलीविजन के माध्यम से फ्री टू एयर एजुकेशन अभी देश देखने जा रहा है, एक बड़ा बदलाव शिक्षा के क्षेत्र में। आप लोग तैयार रहिए। और यह न केवल विद्यार्थियों को मदद करेगा, क्योंकि एनसीईआरटी पैटर्न पर कंटेंट होगा, देश के श्रेष्ठतम शिक्षक उसमें कंटेंट देंगे, तो जो विद्यालयों में शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनको भी वो और बेहतर ढंग से कैसे पढ़ाएं, इसमें बड़ी मदद मिलने जा रही है। अगला जो बड़ा पहल है वो है ऐप बेस्ड मार्केट ड्रिवन एजुकेशन, जो आजकल आप लोग देख रहे हैं कि अचानक से आज के समय में बहुत सारे मोबाइल ऐप्स, चाहे वो बाइजूस है, चाहे वो और बहुत सारे ऐप्स हैं, उडेमी है और आपका अनअकैडमी है, और तमाम तरह के ऐप्स आ गए हैं, जो ऐप के आधार पर हम एजुकेशन दे रहे हैं। मैं लगातार देखता रहता हूँ, बहुत सारे प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों ने अपने यूट्यूब चैनल शुरू कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे अध्यापक इस तरह का काम कर रहे हैं। मैं बरेली पीलीभीत की खबरें निरंतर पढ़ता हूँ, मैं वहाँ देख रहा हूँ कि वहाँ के टीचर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये भी एक प्रेजेंट सिनेरियो है जो एजुकेशन में बदलाव लाने वाला है, शिक्षा में बदलाव लाने वाला है। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या हम, अगर हम में से कुछ लोग शिक्षक हैं, तो क्या हम एक डिजिटल टीचर बनने के लिए तैयार हैं? यह सबसे बड़ा प्रश्न है। क्योंकि यदि हमें डिजिटल टीचर बनना है तो एल्विन टॉफलर की इस कहावत को
आत्मसात करना होगा, अपने अंदर उतारना होगा, जो ये कहती है कि द इलिटरेट्स ऑफ द 21st century will not be those who cannot read and write, but those who can learn, unlearn and relearn. क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदलती है, तकनीक इतनी तेजी से बदलती है कि मैं ये कहूं कि मुझे तकनीकी में सब कुछ आता है, कल कोई मेरा विद्यार्थी आकर मुझसे कहेगा आपको ये नहीं आता है। तो तकनीकी में इतनी तेजी से बदलाव होते हैं, इतनी तेजी से परिवर्तन होते हैं कि मैं 1 मिनट के लिए व्यवधान हो रहा है, 1 मिनट के लिए क्षमा चाहूंगा, बस चूंकि लाइट आ गई है तो मैं इंटरनेट से कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा और उसके बाद में फिर अभी दोबारा वापस आ रहा हूँ आपके पास, यहीं से मैं अपनी बात शुरू करूँ। जी, तो एल्विन टॉफलर ने ये कहा कि जो सीख नहीं सकते, जो सीखा हुआ भुला नहीं सकते और जो कुछ नया सीखने के लिए तैयार नहीं है, वे वास्तव में 21वीं सदी में निरक्षर कहे जाएंगे। कहने का साबित कर देगी। मेरा उनको एक ही उत्तर होता है कि नहीं, टेक्नोलॉजी अध्यापक को कभी भी प्रतिस्थापित नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि बिना अध्यापक के शिक्षण संभव ही नहीं है, चाहे वह तकनीकी आधारित शिक्षण हो या तकनीकी के बिना। तो मेरा उत्तर होता है नो, टेक्नोलॉजी विल नॉट रिप्लेस द टीचर, बट यस, अ टीचर who is not using technology will be replaced by technology enabled teacher. तो एक अध्यापक जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, वह निश्चित तौर पर ऐसे अध्यापक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेगा। क्योंकि अब आप ये सोच लीजिए कि आप ये सोचें कि कोरोना समाप्त हो जाएगा, कोविड-19 का दौर खत्म हो जाएगा, हम फिर पुराने सिस्टम की तरफ लौट जाएंगे। नहीं, अब ये देश कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। तकनीक शिक्षा में इस हद तक प्रवेश कर चुकी है कि अब हमें तकनीकी के साथ आगे बढ़ना होगा, और यदि हम तकनीकी के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तो तकनीकी आगे बढ़ जाएगी और हम पीछे छूट जाएंगे। अगर हमें ऑनलाइन सिस्टम या डिजिटल एजुकेशन के लिए तैयार होना है तो हमें कुछ प्रश्न स्वयं से पूछने होंगे। पहला प्रश्न ये है कि क्या हम डिजिटली इक्विप्ड हैं? जब मैं डिजिटली इक्विप्ड की बात करता हूं तो इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि क्या हमारे पास डिजिटल डिवाइसेस हैं, क्या हमारे पास लैपटॉप है, क्या हमारे पास मोबाइल है। वो बहुत लोगों के पास है, लेकिन एक टीचर की तरह जब डिजिटल इक्विप्ड होने की बात है तो क्या हम उन टूल्स और टेक्निक्स को जानते हैं जिनकी प्रयोग हमें करनी है, जिनकी आवश्यकता हमें पड़ने वाली है? क्या हम अपने शिक्षण अधिगम में भी बदलाव लाने को तैयार हैं जो सरकारी प्रयासों से होने वाले हैं? क्या हम अपनी पाठ्यचर्या को उस हद पर तैयार कर पाए हैं? क्या हम ये मानने को तैयार हैं कि कक्षा में आने वाला विद्यार्थी जब हम टेक्नोलॉजी से पढ़ाते हैं और टेक्नोलॉजी मीडिएटेड क्लासरूम की बात करते हैं तो वह भी उसी तकनीकी का प्रयोग कर रहा होता है जिस तकनीक का प्रयोग हम कर रहे होते हैं? तो कई बार वो हमसे ज्यादा जानने वाला हो सकता है। एक ट्रेडिशनल टीचर की तरह हम ये मानते हैं कि जो कुछ हम जानते हैं वही विद्यार्थी जानेगा, जितना हम बताएंगे केवल उतना ही उसको पता होगा। इस भ्रम से हमें बाहर निकलना होगा और हमें इस चीज के लिए तैयार रहना होगा कि हमारे विद्यार्थी हमसे बेहतर जानते हैं। और क्या हम उन एरिया को, उन स्किल्स को, उन कौशलों को आइडेंटिफाई, उनकी पहचान कर पाए हैं जिनमें हमें अपने में सुधार की आवश्यकता होगी।
अब मैं भविष्य की बात करता हूँ, क्योंकि मुझे प्रश्न दिया गया था कि वर्तमान परिस्थिति के बाद शिक्षा का भविष्य कैसा होगा। तो यदि मैं बहुत ग्लोबल पर्सपेक्टिव से बात करूं, दुनिया में क्या होगा, हायर एजुकेशन में क्या होगा, स्कूल एजुकेशन में क्या होगा, पहला चेंज जो फ्यूचर है, जो मुझे दिख रहा है, क्योंकि मैं इस पर लगातार पिछले 4-5 सालों से काम कर रहा हूं, मैंने दुनिया के कई देशों में भ्रमण करके देखा है कि वो कहाँ पहुंच गए। मूक, बैजेज और ब्लॉकचेन की मैं बात करूंगा, ये एजुकेशन का फ्यूचर होने जा रहे हैं। लर्निंग थ्रू कोलैबोरेशन, ये एजुकेशन का फ्यूचर होने जा रही है। लर्नर एनालिटिक्स का बड़ा रोल होने जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनी बड़ी भूमिका निभाने जा रही है। ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी अपनी बड़ी भूमिका में आने वाली है। लर्निंग ऑन डिमांड और डिजिटल असेसमेंट, ये कुछ भविष्य के पर्सपेक्टिव हैं जो मुझे दिखाई देते हैं जहां पर मैं बैठा हूं, वहां से जहां पर मैं बैठा हूं वहां से मुझे जो भविष्य दिखाई देता है, मुझे ये भविष्य दिखाई देता है शिक्षा। इनमें से एक एक की मैं बात करता हूं। अगर आप आज मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वेबसाइट विजिट करें और ये जानने का प्रयास करें कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश के विद्यार्थियों के लिए कितने प्रकार के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल कराए हैं, तो आप ये जितने लोगों मेरे पीछे देख रहे हैं, इतनी वेबसाइट पर वो प्लेटफॉर्म आपको लेकर जाएगा, जो हायर एजुकेशन से लेकर स्कूल एजुकेशन तक तमाम तरह से विद्यार्थियों को ई कंटेंट में मदद करने वाले हैं। इनमें से कुछ की बात मैं करूंगा जो आपके ज्यादा प्रयोग के हैं। पहला इसमें आता है स्वयं। 9 जुलाई 2017 गुरु पूर्णिमा का दिन था। दिल्ली का विज्ञान भवन वो स्थान था जहां इस योजना को देश को समर्पित किया गया। उस समय उस भवन में लगभग 800 कुलपति, विभिन्न बोर्ड के चेयरमैन, आईआईटीज, आईआईएम के डायरेक्टर और हम जैसे कुछ लोग जो इस योजना से जुड़े थे वो उपस्थित थे। और उस दिन देश के अपने मूक प्लेटफॉर्म स्वयं को देश को समर्पित किया गया। अपना मंच है, मुझे कहने में कोई बुराई नहीं है कि मैं इसके बैकग्राउंड को जानता हूं। जब 2014 में देश में राजनीतिक बदलाव आया, उस समय मूक दुनिया में अपनी छाप छोड़ चुका था और दुनिया की बहुत सारी कंपनीज जो बड़े मूक प्लेटफॉर्म हैं, EDX, कोर्सेरा, इस तरह के, वो भारत के राजनीतिक गलियारों में चक्कर लगा रहे थे कि हमको भारत में एजुकेशन ऑफर करने की अनुमति दी जाए। और उस समय की हमारी तत्कालीन शिक्षा मंत्री, जिन्हें मैं आज तक के शिक्षा मंत्रियों को मैं अपनी रेटिंग के हिसाब से रेट करूं तो उन्हें श्रेष्ठतम में से एक मानता हूं, स्मृति ईरानी जी, उन्होंने कहा कि यदि देश को शिक्षा देनी है तो प्लेटफॉर्म देश का होना चाहिए। कोई विदेशी प्लेटफॉर्म देश के लिए शिक्षा कैसे दे सकता है? और उन्होंने आईआईटीज के डायरेक्टर्स को बुलाया, आईआईटीज के डायरेक्टर्स से बात की और आईआईटी चेन्नई, आईआईटी मद्रास है, उसने ये जिम्मेदारी उठाई कि हम 1 साल के अंदर अपना प्लेटफॉर्म देंगे। ये जून या मेरे ख्याल से 2016 के आसपास की बात है और 1 साल के अंदर अंदर जुलाई 2017 तक ये प्लेटफॉर्म देश के सामने आ गया। आज इसमें स्कूल एजुकेशन से लेकर प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक 3000 से ज्यादा कोर्स उपलब्ध हैं, जो कोई भी विद्यार्थी फ्री प्रवेश लेके पढ़ सकता है। एनसीईआरटी 11वीं 12वीं के विद्यार्थियों के लिए बहुत सारे कोर्स, इकोनॉमिक्स का कोर्स, साइंस का कोर्स, फिजिक्स का कोर्स, केमिस्ट्री का कोर्स फ्रीली अवेलेबल कराती है, जहां देश भर के चुने हुए विद्यार्थी, देश भर के चुने हुए शिक्षक आपको लेक्चर देते हैं, आपको कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। आप पढ़िए, किसने रोका है? फ्री प्लेटफॉर्म है, पढ़ने का कोई शुल्क नहीं है, केवल आपको लॉगिन करना है, अपनी रुचि का विषय चुनना है और उसमें प्रवेश ले लेना। जब वह वर्ष में 2 बार इसमें प्रवेश होते हैं, सामान्यतः एक बार जून में कोर्स अनाउंस होते हैं जो जुलाई से शुरू होते हैं, एक बार दिसंबर में कोर्स अनाउंस होते हैं जो जनवरी से शुरू होते हैं, लेकिन बीच बीच में भी बहुत सारे पाठ्यक्रम आते रहते हैं। और इस समय इस प्लेटफॉर्म पर यूजीसी, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, CEC, IGNOU, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर, NCERT, AICT, NITTR, IITs का कंसोर्टियम NPTEL और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान, ये 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि
गांव देहात में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को ना तो इनकी जानकारी है, ना पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले अध्यापकों को इनकी जानकारी है, तो वे इनके लाभ अभी उठा नहीं पा रहे। स्वयं प्लेटफॉर्म पर 4 क्वाड्रेंट अप्रोच होती है, अर्थात जो भी विषय स्वयं प्लेटफॉर्म पर दिया जाता है उसमें उस विषय का एक वीडियो होता है, उसके बाद उस पर ई टेक्स्ट फाइल होती है जो वर्ड फाइल हिंदी अंग्रेजी किसी भी भाषा में होती है, फिर उसको पढ़ने के बाद उस पर एक टेस्ट होता है जो क्विज होती है वो दी जाती है, और एक ऑनलाइन डिस्कशन फोरम होता है जहां कोई भी विद्यार्थी अपने प्रश्न लिख सकता है और प्रश्नों के जवाब जो अध्यापक उस पाठ्यक्रम को चलाते हैं वो दे सकते हैं। तो इस पर विद्यालय स्तर पर पाठ्यक्रम उपलब्ध है, महाविद्यालय स्तर के पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं, टीचर ट्रेनिंग के पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं, इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। ऐसा कोई क्षेत्र है ही नहीं जिसका पाठ्यक्रम आज स्वयं पर उपलब्ध नहीं है। मेरा विश्वविद्यालय खुद 63 पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है, 63 कोर्सेज भी हैव ऑफर्ड ऑन स्वयं प्लेटफॉर्म। हमने एमए हिंदी का कोर्स स्वयं पर ऑफर किया है, पहली बार फुल्ली ऑनलाइन कोर्स देश में एमए हिंदी का, जो कि लोग सोच नहीं सकते थे कि अच्छा एमए हिंदी भी ऑनलाइन हो सकता है, क्योंकि अक्सर लोग ऑनलाइन में सोचते हैं कि केवल अंग्रेजी या अंग्रेजी भाषा में दिए जाने वाले पाठ्यक्रम ही उपलब्ध होंगे, लेकिन मेरे विश्वविद्यालय ने एमए हिंदी पाठ्यक्रम अभी उपलब्ध कराया है ऑनलाइन, जिस पर प्रवेश अभी चल रहे हैं, जो स्वयं प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। तो बहुत संभावनाएं हैं इस प्लेटफॉर्म की, बहुत सारे रीजनल लैंग्वेजेस के कोर्स हैं इसमें, उड़िया में बहुत सारे कोर्सेज हैं, तमिल में बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो रीजनल लैंग्वेजेज में भी इस पर कोर्सेज आ रहे हैं। आप ये सोचिए कि पिछले 1.5-2 साल में इस स्वयं ने कितनी प्रगति की है। ये सिर्फ एक आंकड़ा है कि पिछले 1.5 साल में लगभग 1,52,00,000 विद्यार्थी इस प्लेटफॉर्म पर एनरोल कर चुके हैं डिफरेंट कोर्सेज में, और 3,327 पाठ्यक्रम अब तक पूर्ण हो चुके हैं। 203 विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और कॉलेजेज और स्कूल्स देश के ऐसे हैं जो इस प्लेटफॉर्म पर अपने पाठ्यक्रम उपलब्ध कराते हैं, और अब तक लगभग 6 लाख से अधिक विद्यार्थी वहां पढ़कर अपना सर्टिफिकेट अर्न कर चुके हैं, 6.5 लाख से ऊपर। बहुत संभावनाएं हैं इस प्लेटफॉर्म में, और ये देश में शिक्षा का भविष्य होने वाला है। और इस समय जो एनरोलमेंट की गति है बहुत जल्द और शायद हो चुका है कि स्वयं दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनने वाला है। स्वयं पर कोर्सेज की जब मैं बात कर रहा था, तो चूंकि हो सकता है कि कुछ लोग टीचर्स जुड़े हों, तो मैं 2 कोर्सेज का एग्जांपल दूंगा जो स्वयं मैं ऑफर करता हूं इस प्लेटफॉर्म पर। मेरा एक कोर्स लर्निंग एंड टीचिंग है, जो कि सामान्यतः बीएड के विद्यार्थियों के लिए मैं ऑफर करता हूं, लेकिन कोई भी टीचर जो टीचिंग और लर्निंग की नई मेथोडोलॉजीज, नए प्रिंसिपल्स और विधियों के बारे में जानना चाहता है वो उस कोर्स को एनरोल कर सकता है। और ये कोर्स मैंने अनाउंस किया था 1 जून को, अभी 3 जुलाई हुआ है, लगभग 30 दिन हुए हैं, और 30 दिन में ये सुबह का आंकड़ा है 2,830 विद्यार्थी देश भर के मेरे इस कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं। ऐसे ही जो विद्यार्थी, जो शिक्षक विज्ञान विषय पढ़ाते हैं, उनके लिए मैं एक कोर्स ऑफर करता हूं पेडागोजी ऑफ साइंस इसी प्लेटफॉर्म पर, जिसमें भी 1000 से अधिक शिक्षक देश भर के ऑलरेडी एनरोल करा चुके हैं। तो ये 2 एग्जाम्पल ये बताते हैं कि देश में इसकी पहुंच बहुत है, लोग इसमें पढ़ना चाहते हैं, यहाँ अवसर उपलब्ध है, लेकिन हम इसको टैप नहीं कर पा रहे। टीचर्स क्या कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस क्या कर सकते हैं? या तो इंस्टीट्यूशंस अपने कोर्सेज डेवलप करें, स्वयं प्लेटफॉर्म अपने कोर्स डेवलप करने की अनुमति देता है। यदि अपने कोर्स डेवलप नहीं कर सकते तो अभी यूजीसी ने लिख दिया है सभी विश्वविद्यालयों को कि वो अपने करिकुलम को स्वयं के कोर्सेज से मैच करें। तो कल का समय ऐसा आने वाला है कि यदि विद्यार्थी मान लीजिए बीए पाठ्यक्रम में उपाधि महाविद्यालय पीलीभीत में प्रवेश लेगा, मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, रोहिलखंड विश्वविद्यालय के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेगा और वहां उसको 5 कोर्स पढ़ने हैं एक सेमेस्टर में, उसमें से 3 कोर्स उस विश्वविद्यालय में पढ़ेगा, और यदि स्वयं पर कोर्स उपलब्ध है तो वो 2 कोर्स या 2 पेपर स्वयं के प्लेटफॉर्म पर पढ़ेगा, स्वयं की परीक्षाएं देगा, और उसकी परीक्षा देने के बाद उसका जो परिणाम आएगा वो अपने विश्वविद्यालय को जमा करेगा कि मैंने 2 कोर्स स्वयं से किए हैं, तो अब आप मुझे ये 2 कोर्स दोबारा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, और विश्वविद्यालय उनको मानेगा। ये समय आने वाला है, इसकी चिट्ठियां सभी विश्वविद्यालयों को भेजी जा चुकी हैं, और जो जानकारी छनकर सामने आ रही है नए नॉर्म में, शायद हायर एजुकेशन में कम से कम 40% शिक्षा प्रत्येक विद्यालय को, प्रत्येक विद्यार्थी को आगे ऑनलाइन मोड में ही लेनी होगी। तो यदि उसको 5 कोर्स पढ़ने हैं एक सेमेस्टर में, तो उसे 2 कोर्स ऑनलाइन मोड में पढ़ने होंगे। ऐसे अवसर उपलब्ध होने जा रहे हैं, तो स्वयं की बहुत बड़ी संभावना है। दूसरा, स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा एक बड़ा मंच है जो टेलीविजन का मंच है। देश में 34 फ्री टू एयर टेलीविजन चैनल्स उपलब्ध हैं वर्तमान में, जिनके माध्यम से विभिन्न स्तर के विद्यार्थियों को, चाहे वो
प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी हैं, माध्यमिक स्तर के विद्यार्थी हैं, हाई स्कूल इंटर के विद्यार्थी हैं, या आईआईटी इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं। एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है आईआईटी पाल, आईआईटी प्रोफेसर असिस्टेड लर्निंग, उसके 4 चैनल थे, अभी 1 चैनल हो जाएगा। उस चैनल पर केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, इन 4 विषयों के एनसीईआरटी के करिकुलम पर आधारित वीडियो लेक्चर्स देश भर के आईआईटीज के प्रोफेसर्स देते हैं, बच्चों को मदद करने के लिए कि उनके कंसेप्ट क्लियर हों और वो आईआईटी और मेडिकल की तैयारी घर बैठे कर सकें बिना किसी कोचिंग संस्थान में जाए। और मैं ऐसे बहुत जगह गया हूँ छोटे शहरों में, जहाँ छोटे शहरों में चलने वाले कोचिंग संस्थान उन लेक्चर्स की मदद लेते हैं अपने यहाँ के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए। तो फ्री टू एयर चैनल है, लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। और जैसा मैंने कहा कि अभी 12 चैनल इसी प्रोजेक्ट में स्कूल एजुकेशन के लिए शुरू होने वाले हैं, कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों के लिए। तो उन चैनल्स की उपयोगिता घर घर तक होने वाली है। कक्षा 1 का बच्चा भी टीवी से पढ़ेगा, 2 का बच्चा भी टीवी पर पढ़ेगा और 12 का बच्चा भी टीवी पर पढ़ेगा। ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी बात मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। एक और फ्यूचर है जो मुझे दिखाई देता है, कम से कम शहरों में तो पहुंच गया है, गांव में पहुंचने में हो सकता है 5 साल 10 साल लग जाए, लेकिन ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी फ्यूचर है। मैं 2 एग्जांपल दूंगा। पहला एग्जांपल गूगल ग्लास का है। गूगल ग्लास और बहुत सारे ऐसे गेमिंग एप्स हैं जो लोग खासतौर पर मॉल कल्चर से परिचित हैं, और जो लोग मॉल्स में विजिट करते हैं वहां उन्होंने देखा होगा कि कुछ कुर्सियां डालकर लोग बच्चों को वीडियो दिखाते हैं और इस तरह का हेडगियर उनको पहनाते हैं जैसा इस पिक्चर में दिख रहा है। लेकिन आज ये हेडगियर कक्षाओं में पहुंच चुका है। मैंने ऐसी कक्षाएं देखी हैं प्राथमिक स्तर पर जहां विद्यालय के उस कक्षा के सभी विद्यार्थियों ने हेडगियर पहना हुआ है और टीचर उनको पढ़ा रहा है। इस हेडगियर का फायदा ये होता है कि बच्चा अपने आप को वही अनुभव करता है जहाँ के विषय में बात की जा रही है, उसी जगह बच्चा पहुंच जाता है। हम किसी फैक्ट्री के एनवायरनमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां के वीडियो के बीच बच्चा ये फील करता है कि मैं फैक्ट्री के बीच खड़ा हूँ। हम किसी जंगल के बारे में पढ़ा रहे हैं तो बच्चा ये अनुभव करता है कि वो जंगल के बीच खड़ा है। तो एक 3 डायमेंशनल इमेज विद इमोशंस उसके सामने क्रिएट हो जाती है। इसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है स्काई मैप। अब जो लोग अच्छी क्वालिटी के एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं, खासतौर पर ज्योग्राफी के टीचर्स तो उसको बहुत इस्तेमाल करते हैं देश में। आप कभी स्काई मैप ऐप अपने फोन में डाउनलोड करिए और उसके बाद रात के समय जब आसमान साफ हो, स्काई मैप ऑन करके अपने कैमरे को आसमान की तरफ ले जाइए। आसमान में जो तारा दिख रहा है वो आपको नहीं पता कौन सा तारा है, लेकिन स्काई मैप का कैमरा उस तारे को पढ़कर ये बता देगा कि वो कितनी दूर है, उस तारे का क्या नाम है, वो तारा किस दिशा में है, उस तारे की खोज किसने की, उस तारे का क्या महत्व है, वो तारा है, ग्रह है, नक्षत्र है, क्या चीज है। तो इस तरह के ऐप्स हैं जो एजुकेशन में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। गूगल ग्लास और AR वियरेबल डिवाइसेस देश में फ्यूचर होने वाले हैं। एनसीईआरटी इस पर लगातार काम शुरू कर चुकी है। मेरे कई मित्र हैं जो एनसीईआरटी में काम करते हैं और जो इसके लिए कंटेंट बना रहे हैं बच्चों के लिए, इसको उपयोग करके। ये फ्यूचर होने वाला है। चूंकि विषय फ्यूचर था तो मुझे लगा मैं फ्यूचर ऑफ एजुकेशन की बात करूं जो देश में होने वाली है। तो वर्चुअल रियलिटी इस देश में सच्चाई होने वाली है। वर्चुअल रियलिटी का फायदा ये होगा कि टीचर और स्टूडेंट का एक जगह होना जरूरी नहीं होगा। वो क्लासरूम में भी हो सकते हैं, वो घर में भी हो सकते हैं और वे आगे चल करके इनका प्रयोग कर सकते हैं। एक इस पर बड़ा अच्छा सर्वे हुआ था, मुझे याद है सैमसंग ने एक सर्वे किया था आज से लगभग 3 साल पहले, और वो सर्वे बहुत सारे टीचर्स पर हुआ था। इस सर्वे की रिपोर्ट है जिसको मैं क्विकली पढ़ता हूँ कि डिफरेंट सब्जेक्ट टीचर से पूछा गया कि अगर AR VR उनकी कक्षा में आएंगे तो उनको कितना फायदा मिलेगा। 80% ज्योग्राफी टीचर्स ने कहा कि उनके बच्चों को विषय बहुत तेजी से समझ में आएगा। 74% हिस्ट्री के टीचर्स ने कहा उनके बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। 62% नेचुरल साइंस के टीचर्स ने कहा उनके लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आप में से कितने लोगों ने आज तक वर्चुअल रियलिटी या ऑगमेंटेड रियलिटी का इस्तेमाल किया है या उसका अनुभव किया है, तो केवल 18% ने कहा कि अभी तक हमने उसको अनुभव किया है। अर्थात अभी इसमें हमें आगे जाना है, लेकिन ये भविष्य है और ये निश्चित होगा। ब्लॉकचेन की मैं बात कर रहा था जब मैंने कहा था कि मूव, ऑगमेंटेड रियलिटी और ब्लॉकचेन फ्यूचर है। अब ब्लॉकचेन फ्यूचर है। ब्लॉकचेन में क्या होगा कि आपके सर्टिफिकेट ऑनलाइन होंगे, आपको मल्टी यूनिवर्सिटी एडमिशन और मल्टी यूनिवर्सिटी पढ़ने का मौका मिलेगा। मान लीजिए स्वयं प्लेटफॉर्म पर आप BA कर रहे हैं और 20 विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम वहां उपलब्ध करने होंगे, तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। तो ओपन बैच इज अगेन गोइंग टू बी अ फ्यूचर ऑफ कंट्री एंड इट इज द फ्यूचर। क्योंकि बहुत अच्छे ब्रांड्स का मतलब बड़े बड़े विश्वविद्यालय, बड़े बड़े नाम इसमें कोर्स ऑफर करेंगे, एडमिशन फ्री होगा, तो कोई भी इसमें एडमिशन ले सकता है, कोई भी पढ़ाई कर सकता है और वो सभी जगह इक्वली ट्रीट होंगे। इस पर मैं और आगे चर्चा अभी नहीं कर रहा हूँ।
लर्निंग ऑन डिमांड, यह भी एक बड़ा फ्यूचर होने वाला है। अभी क्या है कि जुलाई में एडमिशन होते हैं, जून में रिजल्ट आता है, मार्च में परीक्षाएं होती हैं। भविष्य ऐसा नहीं है, भविष्य में रोलिंग रजिस्ट्रेशन होगा। कोई भी विद्यार्थी किसी भी महीने में, किसी भी तिथि में, किसी भी कोर्स में प्रवेश ले पाएगा। वो अपनी गति से उस कोर्स को खत्म कर पाएगा। 10 चैप्टर है, 20 चैप्टर है, 30 चैप्टर है, आप पढ़िए उनकी क्विज। आपको हो सकता है कि 5 हफ्ते का कोर्स आप 1 हफ्ते में कर लें, हो सकता है कि 5 हफ्ते का कोर्स आप 10 हफ्ते में करें, हो सकता है 16 हफ्ते का कोर्स आप 20 हफ्ते में करें। तो आप अपनी स्पीड से पढ़ेंगे और नॉलेज आपको फोर्स नहीं की जाएगी कि आप क्लासरूम में बैठिए, टीचर आएगा, ज्ञान देगा, आप उसे ग्रहण करेंगे, उसको परीक्षा में उड़े लाएंगे। नहीं, ज्ञान का सृजन आप स्वयं करेंगे। यह फ्यूचर होने वाला है। तो लर्निंग ऑन डिमांड इस देश में एजुकेशन का फ्यूचर है। डिजिटल असेसमेंट आजकल बहुत चर्चा हो रही है, बहुत डिबेट हो रही है कि कोविड-19 का सिनेरियो है, कैसे एग्जाम। जी, तो इसमें क्या होने वाला है, मैं उसकी बात आपको करता हूं। देखिए, पहली टेक्नोलॉजी है फेशियल रिकॉग्निशन। आज ऐसी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है कि आप लैपटॉप के कैमरे या मोबाइल के कैमरे के आगे बैठेंगे और आपके फेशियल रिकॉग्निशन से ये पहचान लिया जाएगा कि आप ही परीक्षा दे रहे हैं, कोई और परीक्षा नहीं दे रहा है। आपका रेटिना मूवमेंट कैमरा कैच करेगा कि आप कोई दाएं बाएं किसी से देख तो नहीं रहे, कोई आपको बता तो नहीं रहा, आपकी आंखें ये बता देंगी कि आप किसी और से बात कर रहे हैं। रेटिना मूवमेंट कैच हो सकता है, इसका सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। माउथ मूवमेंट्स कैप्चर हो सकते हैं कि जब आप प्रश्न का उत्तर दे रहे हो या आप लिख रहे हो तो आप किसी और से बातचीत तो नहीं कर रहे। यह भी टेक्नोलॉजी है जो यूज होने वाली है। कोई और आपके कमरे में बैठा तो नहीं है जिस कमरे में बैठकर आप परीक्षा दे रहे हैं अपने घर पे, तो कैमरा ये भी डिटरमाइन कर लेगा रूम टेम्परेचर और बाकी सारे फैक्टर्स से कि कोई और तो उस कमरे में नहीं है। और वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, आप उनके मौखिक उत्तर दे पाएंगे, आप उनके उत्तर लिख पाएंगे। यह सब भविष्य है असेसमेंट का, ये मान लीजिए, और यह भी होने जा रहा है। ये जो पोस्ट कोविड सिनेरियो है, कोविड से जब हम मुक्त हो जाएंगे, मुक्त हो रहे हैं धीरे धीरे। आज ही मैं पढ़ रहा था, अभी ताजा खबर है कि भारत शायद 15 अगस्त को अपनी वैक्सीन देश को समर्पित करने जा रहा है। ICMR ने उसकी तैयारी कर ली है। जो लोग डिजिटल न्यूज पढ़ते हैं उनको जानकारी मिली होगी कि भारतीय वैज्ञानिकों ने अपनी वैक्सीन बना ली है और शायद 15 अगस्त को देश को समर्पित होगी, ऐसा माना जा रहा है। तो बहुत जल्द हम इससे मुक्त हो जाएंगे। सिनेरियो एजुकेशन में ये होने वाला है कि तो स्वयं का बहुत एग्रेसिव यूज होने वाला है। अभी स्वयं के बिना हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, किसी भी का भी काम नहीं चलने वाला। तो स्कूल एजुकेशन के स्टूडेंट भी स्वयं पर पढ़ेंगे, हायर एजुकेशन के स्टूडेंट भी स्वयं पर पढ़ेंगे। पीएम ई विद्या योजना, जैसा कि आपको पता है कि 12 एजुकेशनल DTH चैनल, मैंने 2 बार इसके बारे में अभी बात की, लॉन्च होने जा रहे हैं। इस योजना में विद्यालय स्तर के विद्यार्थियों के लिए स्थानीय भाषाओं में भी कार्यक्रम होंगे, अंग्रेजी और हिंदी में भी कार्यक्रम होंगे, करिकुलम बेस्ड कार्यक्रम होंगे। तो हो सकता है कि कक्षा 1 के बच्चे को आधा घंटे गणित पढ़ाई जाए, फिर आधा घंटे भाषा पढ़ाई जाए, फिर आधा घंटे पर्यावरण विज्ञान पढ़ाया जाए। कक्षा 6 के बच्चे को हो सकता है आधा घंटे गणित, आधा घंटे विज्ञान, आधा घंटे सामाजिक विज्ञान, आधा घंटे अंग्रेजी, आधा घंटे हिंदी या कोई और स्थानीय भाषा जो उनकी भाषा है उस पर लेक्चर्स हों। तो इस तरह का कंटेंट आपके सामने आने वाला है, जिससे स्वयं प्रभा की पहुंच बहुत बढ़ जाएगी। स्वयं प्रभा की लाभ ये है कि स्वयं प्रभा के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं है, केवल टेलीविजन की जरूरत है। तो अगर आपके घर में टेलीविजन है और आपने अगर सरकारी दूरदर्शन की छतरी जो 1500 रुपए में आती है वो लगाई हुई है, जिसको कभी रिचार्ज नहीं करना पड़ता, तो आप सारे चैनल देख सकते हैं। चैनल अभी भी आ रहे हैं, स्कूल एजुकेशन के चैनल भी इसी पर आएंगे। IRINS एक प्रोजेक्ट है जो हायर एजुकेशन की दशा और दिशा बदल देगा, लेकिन उसकी चर्चा मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ। समर्थ की चर्चा भी मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसका आपसे लेना देना नहीं है, और NTF की चर्चा भी मैं नहीं करूँगा। तो मैं अंत में यही कहूँगा कि भविष्य डिजिटल एजुकेशन का है। आप लोग तैयार रहिए, आप शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं, ये समाज के लिए काम करने वाले व्यक्ति। जब देश में शिक्षा बदलती है तो देश में सब कुछ बदलता है, और जब शिक्षा डिजिटल होगी तो डिजिटल पेनिट्रेशन कहाँ कहाँ तक जाएगा, इसका आप अभी सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। मैं यहाँ बैठकर सिर्फ अनुमान ही लगाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोगों ने मुझे बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और मुझे
मुझे लगता है कि जो काम मुझे दिया गया था कि मैं एजुकेशन और फ्यूचर एजुकेशन की बात करूं, उस पर शायद मैं अपनी बात रख पाया आप लोगों के सामने। इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप लोगों के यदि कोई प्रश्न हो तो आप इसके बाद जो यूट्यूब पर ये रहता है, मैंने सुना है कि बाद में इसको यूट्यूब पर भी अपलोड करते हैं, तो वहाँ भी आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, यहाँ पे भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अभिमन्यु जी का बहुत-बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे समय दिया कि मैं अपनी बात रख सकूँ। पृथु मेरे बचपन के मित्र हैं और हमने शायद कक्षा 3, कक्षा 4 से पढ़ाई साथ-साथ की है। तो उनका अनुग्रह को ना कह पाना तो असंभव है, उनका पहला अधिकार बनता है मुझ पर। आज मैं यही चर्चा कर रहा था कि मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, उस क्षेत्र के लोगों का मुझ पर पहला अधिकार बनता है। भले ही मैं देश में विभिन्न स्थानों पर रहूँ, देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में भाषण दूँ या उनको ट्रेनिंग दूँ, लेकिन पहला हक तो मेरा पीलीभीत जनपद का ही है, क्योंकि मैं वहीं का हूँ। आप सभी ने मुझे सुना, मुझे अवसर दिया, इस सभी के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।